नमस्कार दोस्तों। अभी अपन ने स्वर और व्यंजन वर्ण मतलब वर्णमाला के जो जितने भी वर्ण होते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। अब अपन जो 42 वर्ण थे, 9 स्वर्ण थे और 33 व्यंजन, उन 42 वर्णों के अलावा पाणिनीय शिक्षा में किन किन वर्णों का जिक्र किया गया है, किन किन वर्णों का वर्णन किया गया है, तो उन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं उनका अपन विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण, तो पाणिनीय शिक्षा में वर्णन किया गया, पहले बात आती है स्वर। स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो जैसे ह्रस्व स्वर में ए, ई, ऊ और री, ये तीनों, जैसे ए ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ रूप और प्लुत रूप, जैसे दीर्घ रूप ए का आ हो गया, ऐसे प्लुत रूप ए के आगे मतलब 3 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे तो दीर्घ रूप, और 3 या अधिक मात्राओं का समय लगे तो प्लुत रूप। ऐसे ई का हो जाता है बड़ी ई मतलब दीर्घ ई और प्लुत ई, बड़ा ऊ मतलब दीर्घ ऊ और प्लुत ऊ। री दीर्घ री, री के आगे मतलब डबल मात्रा लग जाती है, री या प्लुत री। तो 3 3 6 3 9 3 12। अब आता है लरी। लरी में कुछ विद्वान कहते हैं कि लरी का दीर्घ रूप होता है, मतलब लरी का दीर्घ रूप होता है, और कुछ कहते हैं नहीं होता। विरोध क्या है, किस बात का है, वो अपन समझ लेते हैं। विरोध यहीं पर विरोध है तो यहां तो आने की कोई बात ही नहीं है, मतलब यहां प्लुत लरी तो होगा ही नहीं। यहां पर ही बात चल रही है कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो आगे वाला तो होने की मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो लरी को दीर्घ रूप मानते हैं वो कहते हैं कि लरी दीर्घ बोली जाती है, री री। परंतु जो नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, लरी का दीर्घ रूप नहीं होता। जब अपन दीर्घ बोलते हैं लरी लरी, तो हम लरी को दीर्घ नहीं बोलते, परंतु ले और आगे जो दीर्घ बोलते हैं वो री बोली जाती है, ले और री बोली जाती है, न कि ये लरी बोली जाती है। ले और दीर्घ री, इसलिए लरी का दीर्घ रूप नहीं होता। तो जो लरी को दीर्घ मानते हैं उसके अनुसार एक स्वर की संख्या बढ़ जाएगी, और जो नहीं मानते उसके अनुसार एक स्वर की संख्या कम हो जाएगी। जैसे 3 3 6 9 12 13 14, जो मानते हैं उनके मत में 14, जो लरी का दीर्घ रूप नहीं मानते उसके मत में 13। अब संयुक्त व्यंजन ए, ओ, आई, औ, इनका कोई ह्रस्व नहीं होता, ये स्वयं दीर्घ होते हैं। दीर्घ मतलब 2 मात्राओं का समय लिए हुए होते हैं। ए और ई मिलकर ए बनते हैं, ए और ऊ मिलकर ओ बनते हैं। ऐसे ही जैसे दीर्घ रूप, और इसका एक हो गया प्लुत रूप, ओ और प्लुत ओ।
ऐ और प्लुत ऐ, औ और प्लुत औ। तो 2 2 4 6 2 8 संयुक्त व्यंजनों के भाग हो गए 8। तो 13 8 21, और जो इसको ली को डबल मानते हैं उसके अनुसार 22। तो स्वर जो ली को नहीं मानते उसके अनुसार, मतलब दीर्घ ली नहीं मानते उसके अनुसार 21, और जो दीर्घ ली मानते हैं उसके अनुसार स्वरों की संख्या 22 होती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ए ई उ री, इनके तो ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होते हैं, तीनों भेद होते हैं, परंतु री का कुछ के अनुसार री केवल ह्रस्व ही होता है और कुछ के मत में री दीर्घ होता है। तो ए और प्लुत ए, ओ प्लुत ओ, ऐ प्लुत ऐ, औ प्लुत औ, ये 8 कुल मिलाकर 21 या 22 स्वर होते हैं। इन स्वर और के जो तीनों भाग हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इन तीनों को मान करके ये 21 या 22 हो गए। और जो कुल पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हैं 63 या 64 वर्ण है। बाकी के क्या बच गए? व्यंजन है। उस व्यंजनों के बारे में अभी अपन अध्ययन कर लेते हैं। स्वर हुए 21 या 22। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अभी अपन ने बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, तो 5 वर्गों में 25। उसके बाद में अंतस्थ कितने होते हैं? य व र ल, य व र ल 4। और उसमें ये भी कितने होते हैं? 4। आगे अनुस्वार कितना माना? 1। विसर्ग कितना माना? 1। और विसर्ग के भी 2 भेद कर दिए थे। जीवा मूली 1, उपध्वनीय 1, यम वर्ण कितने किए थे? यम वर्ण 4। ऐसे यम वर्ण कहते तो लगभग 100 हो जाते, परंतु वेद आदि में इनका जिक्र 4 ही वर्णों का, मतलब क, ख, ग और घ, इन चारों यम वर्णों का ही जिक्र किया है। तो यम वर्ण 4 और दूसपृष्ठ जो आप ड़ बोलते हो ना, थाली वाला, इसकी ध्वनि आपको वेदों में दिखाई देती है। जैसे एक सूत्र है अग्नि मीळे पुरोहितम, वो यही है। किसके स्थान पर होता है ये? ड के स्थान पर होता है। जैसे इनके कब होता है? इनके दोनों तरफ स्वर आ जाए, जैसे मी
डे ऐसे था। मान लो मैं के आगे दीर्घ ई, डे और ए ऐसे था। तो डे के इस तरफ भी स्वर है, इस तरफ भी स्वर है, इसके स्थान पर क्या हो गया, ये दुष्पृष्ठ हो गया और हो गया ऐसे बन गया। तो इसका उच्चारण डे के स्थान पर होता है, तो डे इनका उच्चारण स्थान होगा अग्नि मीडे पुरोहितम, परंतु अपन इसको राजस्थानी में ड़ भी बोलते हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से ये डे होगा। तो अग्नि मीडे पुरोहितम पूरा है वाक्य। तो कितने हो गए 25, 4 29, 4 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42। और 21 स्वर हो गए 63। अब कोई कोई मानता है नहीं स्वर 22 होते हैं, तो दोनों का ही मत मान लेते हैं। जो री को दीर्घ मानते हैं उसके अनुसार तो 64 हो जाएंगे, और जो दीर्घ नहीं मानते केवल री को ह्रस्व मानते हैं उसके अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है 64। जो री को दीर्घ मानते हैं उसके अनुसार 64 हो जाते हैं, और जो री को दीर्घ नहीं मानते उसके अनुसार 63 हो जाते हैं। इसलिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, आएंगे तो ऐसे के ऐसे ही आएंगे 63 64 64 65 66 67 68 69 ऐसे आ जाएंगे। खैर ऐसे ऑप्शन नहीं दे सकता वो, ए में दे दिया 63, बे में दे दिया 64 और से में दे दिया 65 और दे में दे दिया 66। ऐसे प्रश्न नहीं आ सकता, ऐसे आएगा तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ऐसे प्रश्नों को आरपीएससी को डिलीट करना पड़ता है। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा ले एग्जाम तो बोनस दे देगी, मतलब इसको भी सही मान लेगी और इसको भी सही मान लेगी, परंतु आरपीएससी ऐसे प्रश्न देती है ना तो उनको डिलीट करना पड़ता है, ना कि उनके बोनस दे सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो 2 भी ऑप्शन मान सकती है और 3 भी मान सकती है, और अगर 4 ऑप्शन हो तब फिर उनका बोनस दे देती है सभी को। तो आज आपने देखा माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णमाला कौन सी होती है, ककहरा मतलब कैसे लेकर है तक वर्ण होते हैं, उन वर्णों की वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया, और साथ में ही पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण हो सकते हैं या होते हैं उनके बारे में आपने अध्ययन किया है। हो सकता है आपको ये पूरी कक्षा अच्छी लगी होगी, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जो एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, जो संस्कृत से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास ये क्लास पहुंचाना अपना कर्तव्य समझना, जिससे वो भी 0 लेवल से, क्योंकि 0 लेवल क्यों कहते हैं, इस वर्णमाला से ही छोटे बच्चों को अपन शुरुआत करवाते हैं, मतलब फर्स्ट वाले बच्चों को, फर्स्ट क्लास वाले या छोटे जो भी बच्चे हैं जिनको हम ज्ञान शुरुआत करवाते हैं, इस ककहरा मतलब वर्णमाला से ही उनको शुरुआत करवाते हैं, इसलिए इनको 0 लेवल से शुरुआत कहते हैं। सबसे पहले अपन कैसे तो शुरुआत छोटे बच्चों को नहीं करवाते, वैज्ञानिक विधियों के अनुसार बच्चा कै सीधा नहीं लिखना सीखता, पहले तो बच्चों को आडी रेखाएं सिखा दो, खड़ी रेखाएं सिखा दो, तिरछी सिखा दो, गोले बनाने सिखा दो, अर्ध बनाना सिखा दो, ऐसे आकृतियां सिखाओगे तो धीरे धीरे बच्चा कै बनाना सीख जाएगा। और अपन सीधा ही उसको कै लिख के दे देते हैं तो बच्चा सोचता है मैं किस दुनिया में आ गया हूं और वो परेशान होने
लगता है, कुंठित होता है। तो व्याकरण जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं वो ये नहीं कहती कि बच्चे को पहले क ही सिखाओ, वो कहती हैं पहले ये आकृतियां सिखाओ, उनको ज्ञान होना चाहिए, ये खड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा है, तिरछी रेखा है, ये गोला है, ये इसके चार भुजाएं हैं आदि छोटे छोटे मतलब जो सामान्य बातें हैं वो पता होनी चाहिए। फिर बच्चा कह, पहले कह मत सिखाओ, जो सरल सरल है जैसे प है तो बच्चा सरल तरीके से प लिख लेगा। कह उनको सबसे कठिन लगता है, जो सरल रेखा वाले हैं उनको पहले सिखा दीजिए तो बच्चा वर्णमाला आसानी से सीख लेगा। तो आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। जो अन्य अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक या अन्य किसी भी एग्जाम की, तो उनके पास भी ये 0 लेवल से शुरुआत वाली कक्षा पहुंचाना सुनिश्चित करें। थैंक यू दोस्तों।